की वजह से बनने वाली गर्मी के कारण इवेपोरेट नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। अब अगर हमें वो पानी मिल गया या उसके सबूत मिल गए तो ये जो हम दुनिया भर की यहाँ बैठ के माथा पच्ची कर रहे हैं, यानी प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया भविष्य में हम चांद पर घर बनाएंगे, इस प्लानिंग को हकीकत में बदला जा सकता है। लेकिन अगर पानी नहीं मिला भाई साहब, फिर कुछ ना हो सकता, हमारा यहीं रहना पड़ेगा। अब आप ये बात भी समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन कहाँ से आती है। हाँ जी, इसी पानी से निकाली जाती है, जिसे OGA कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन जनरेशन असेंबली। अगर शॉर्ट में कहूँ तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको निकालने के लिए CDRA का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल असेंबली। अब आपके मन में एक विचार जरूर आना चाहिए, मतलब मेरे मन में तो आ रहा था, तो फिर उसके बारे में मैंने पढ़ा, और वो ये कि अगर स्पेस में कोई चीज वेस्ट नहीं कर सकते तो ये जो हमने पानी से हाइड्रोजन निकाली है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की धड़ाधड़ प्रोडक्शन इस एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा की जा रही है, इसे काहे वेस्ट होने दे, इसका भी तो कोई इस्तेमाल निकलना चाहिए। अब भैया जैसा कि आप जानते हो, नासा वाले तो बड़े खतरनाक हैं। उन्होंने स्पेस में सैबाटायर रिएक्शन असेंबली लगा रखी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करके हम वापस पानी बनाते हैं। अब आप सोचोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके पानी कैसे बनेगा? क्यों भैया, CO2 में O2 तो है ही, और हाइड्रोजन के साथ O2 जोड़ दो, मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चर आगे पीछे करके हमें H2O मिल जाएगा। मोटा मोटा मतलब ये है। लेकिन इसका एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है और वो है मीथेन, जिसे हम जरूर स्पेस में छोड़ देते हैं। ऐसा नासा वाले कह रहे हैं, पर पता नहीं सच है कि नहीं, मतलब सच ही होगा अगर कह रहे हैं तो। अब अगर आप ध्यान दो तो ये एक पूरा लूप क्रिएट हो गया, मतलब पानी लाओ, उससे ऑक्सीजन बनाओ, फिर उस ऑक्सीजन से वापस पानी बनाओ। लेकिन क्योंकि 100% ये चीजें सक्सेसफुल नहीं है, तो थोड़ा बहुत वेस्टेज निकलता है, जिसे हम सप्लाई चेन को मेंटेन करके पूरा कर लेते हैं। मतलब धरती से सप्लाई पूरी की जाती है। मतलब कि स्पेस में जब कोई माल मसाला खत्म होने वाला होता है तो उससे पहले ही नीचे स्पेस स्टेशन पर 3 पत्ती खेल रहे एस्ट्रोनॉट हाय हल्ला काट देते हैं। अगर ऐसा ना करे तो टाइम से कैसे पहुंचेगा कि भैया ऊपर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, जल्दी सप्लाई भेजो। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आप कुछ भी बोल देते हो, मतलब स्पेस में 3 पत्ती कौन खेलेगा? देखो मैं मजाक में बोलता जरूर हूँ, लेकिन मेरी बात सीरियस होती है। स्पेस में तो 3 पत्ती खेली है एस्ट्रोनॉट्स ने, ये देख लो, वीडियो देख लो। और यकीन ना आए तो गुगली बाबा से पूछ लेना, उनके पास सारे सवालों के जवाब है। मतलब उन सवालों के जवाब तो हैं जो नासा वाले चाहते हैं कि हमें पता लग जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज तो बताना भूल ही गया, और वो है SFOG टेक्नोलॉजी। अब वैसे तो ये भी ऑक्सीजन बनाने के काम आती है, मतलब ये है सॉलिड फ्यूल ऑक्सीजन जनरेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में ही किया जाता है। मतलब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट ही फेल हो जाए, तब ये सॉलिड फ्यूल कैनिस्टर ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेंगे। और ये ज्यादा पुरानी नहीं है, मतलब अभी इसे मेरे ख्याल से 9 साल के आसपास ही हुए हैं। ये दिसंबर 6, 2015 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजी गई थी। और इसको कौन सा रॉकेट लेके गया था? हाँ, एटलस 5। हाँ जी, देखो रोहित हमारी टीम का मेंबर है और मेरे चक्कर में इसको भी किताबें पढ़ने की आदत लग गई, और ये एटलस 5 के बारे में इसी ने बताया मुझे। अब वैसे तो एडिटिंग में जब ये ऑडियो जाती तो ये हिस्सा यहाँ से कट हो जाता, लेकिन मैंने सोचा नहीं, लड़के ने जो बताया इसका क्रेडिट तो इसको मिलना चाहिए, इसीलिए आपको ये चीज सुनाई दे रही है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भैया स्पेस में रहना इतना आसान कैसे हो सकता है? मतलब मजा नहीं आ रहा है। तो जी ये आपको कहाँ से आसान लग रहा है? पर हाँ, पानी के नीचे से स्पेस में रहना थोड़ा ज्यादा आसान है। यानी कि अगर आप एक सबमरीन के अंदर रह सकते हो तो भाई साहब स्पेस में तो रह ही सकते हो, बस वहाँ ग्रेविटी का ही लफड़ा है। बाकी सारी चीजें अगर आप मैनेज कर लो तो जिंदगी पानी के नीचे से ज्यादा आसान है। देखो सबमरीन के ऊपर 2 प्रेशर लगते हैं, एक तो पानी का जो उसके चारों तरफ मौजूद है, और उसके बाद उस पानी के ऊपर हवा का, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन स्पेस में क्योंकि हवा तो है नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हो गया 0। बस आपको अंदर यानी कि स्पेस स्टेशन के अंदर, या जो कैबिन या जो घर या जो कॉलोनी आप वहाँ पर बसाने वाले हो, उसके अंदर 1 ATM का प्रेशर चाहिए। ATM बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो धरती पे सी लेवल पर पाया जाता है, जिसे मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इसे मैं कंपेयर करूं सबमरीन के अंदर जो प्रेशर हमें बनाकर रखना पड़ता है उससे, लेकिन देखो पानी के नीचे के चैलेंजेस अलग हैं, स्पेस के चैलेंजेस अलग हैं, और चैप्टर निपटने के चांसेस दोनों जगह पूरे हैं। लेकिन जरा मान लो कि भैया दिन खराब था और जिस कैबिन में सारे एस्ट्रोनॉट बैठकर अपना मस्ती करते हैं वहाँ उसमें कोई छेद हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? अंदर का प्रेशर गिरने लगेगा, हवा सारी बाहर निकलने लगेगी। क्या ये लोग मारे जाएंगे? अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो बड़ी ही डरावनी सिचुएशन है, ऐसा ना ही हो तो ही ठीक है, तो जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा स्पेस में 2 बार हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि
ऐसी स्थिति में एस्ट्रोनॉट क्या करेंगे? मतलब उनके केबिन में छेद हो गया और ऑक्सीजन लगातार गिरती ही जा रही है, तो उन्होंने क्या करा होगा? भाई साहब, छेद में उंगली घुसा दी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर ग्रेस्ट ने एक 2 मिलीमीटर के छेद को बंद करने के लिए उसमें अपनी उंगली घुसाई थी। अब वो बात ठीक है कि 2 मिलीमीटर में उंगली कैसे घुसेगी, तो उन्होंने उंगली लगाकर उस छेद को बंद कर दिया था। और अगर वो ऐसा ना करते तो 18 दिन के अंदर सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती। लेकिन हर छेद में उंगली नहीं घुसाई जाती। अब ऐसी स्थिति में क्या ही करें? मतलब कोई तो इलाज होगा, नासा ने कुछ तो बताया होगा, या हर जगह उंगली घुसाते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगस्त 2018 में सोयूज MS-09 स्पेस क्राफ्ट जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर डॉक किया था तो उसमें छेद हो गया। अब ऐसी स्थिति में इपॉक्सी रेजिन का इस्तेमाल करके उस छेद को अंदर से बंद किया गया था और यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर आज भी फॉलो किया जाता है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि नासा ने क्या कहा है कि भाई अगर छेद हो जाए तो क्या करें, तो उनके द्वारा बताई गई चीजों की लिस्ट ये है। इपॉक्सी रेजिन इस्तेमाल कर सकते हो, ग्लू लगा सकते हो या टेप लगा सकते हो। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। वैसे जरा 1 मिनट के लिए सोचो, इतना महंगा स्पेस स्टेशन और उसे टेप से चिपकाकर चलाया जा रहा है। टेप को उसके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए इस काम के बाद। तो अब यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि स्पेस में वेल्डिंग क्यों नहीं कर लेते? मतलब धरती पे तो हम करते ही हैं, तो स्पेस में भी कर लो, क्या दिक्कत है? दिक्कत है भाई साहब, है। सुनिए, 1984 में सोवियत कॉस्मोनॉट सैल्यूट 7 मिशन के दौरान पहली और आखिरी बार स्पेस में वेल्डिंग करते हैं। मतलब कोशिश तो इससे पहले भी की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। और वेल्डिंग करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, मतलब जिसे धरती पे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रोड नहीं थी, उसका नाम था वल्कन फर्नेस, जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की तकनीक का इस्तेमाल करके वेल्ड करने की कोशिश कर रहा था। अब इस तकनीक में हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस पे मारा जाता है। अब समस्या ये है कि माइक्रो ग्रेविटी की कंडीशंस में, वैक्यूम में ये कारस्तानी कामयाब नहीं है। कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो 2 mm के छेद के चक्कर में 10 मीटर की दरार आ जाएगी। इसीलिए अगर कभी ऐसा लगे कि भाई हम फंस गए हैं, मतलब ये जो नुकसान हो चुका है इसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में उस जगह को खाली करके और एयर लॉक को बंद करके, यानी कि सील करके बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। और जब भी कोई मतलब दूसरा मिशन धरती से ऊपर आएगा तो वो साथ में ये सामान ले आएगा जो यहाँ पर ऊपर खराब हो चुका है, इसको वो निकाल देंगे, दूसरा फिट कर लेंगे, काम चालू फिर से हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो यही सब करते हैं। चलो अब जरा स्पेस में आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना लेते हैं। नासा ने 1960 में एक बहुत बड़ा सेंट्रीफ्यूज बनाया था। सेंट्रीफ्यूज बोले तो जैसे कि इसके उदाहरण के लिए आप पंखा मान लो, ये जो छत का पंखा होता है, सीलिंग फैन, जैसे इसकी पंखड़ियां एक धुरी के चारों तरफ घूमती हैं, ठीक इसी तरीके से नासा ने एक सेंट्रीफ्यूज बनाया था और उसका स्ट्रक्चर एक धुरी के चारों तरफ घूम रहा था। अब अगर आपने बचपन में पत्थर में धागा बांध के उसे घुमाया हो तो आपने ये देखा होगा कि घूमता हुआ ये पत्थर आपके हाथ पर एक फोर्स लगाता है जो बाहर की तरफ लग रही होती है। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब नासा ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जब एक सेंट्रीफ्यूजो घुमाया जाता है तो सही गति और सेंटर से सही दूरी पर हम एक ऐसा एक्सेलरेशन बना सकते हैं, आर्टिफिशियल एक्सेलरेशन, जो बिल्कुल हूबहू मतलब ग्रेविटी का एहसास कराएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर जरा मरा भी इस रफ्तार में फर्क आया तो महसूस होने वाली ग्रेविटी में बदलाव आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि जैसे हम झूले में बैठकर झूलते हैं तो गोल गोल घूमने पे हमें चक्कर आते हैं, तो भैया एस्ट्रोनॉट बाबू को भी चक्कर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस समय आप धरती पर बैठे हो। अब धरती लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है, लेकिन क्या आपको महसूस हो रही है? नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर सेंट्रीफ्यूज में बैठा हुआ एस्ट्रोनॉट बाहर के वातावरण को ना देख पाए तो उसे रफ्तार का एहसास नहीं होगा और चक्कर भी नहीं आएंगे। अब नासा ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये भी पाया कि अगर ये सेंट्रीफ्यूज रुक जाए तो एकदम ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। ये देख लो। अब इस बात का मतलब ये भी हुआ कि इसको लगातार घुमाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे स्पेस में चीजें तैरती हैं तो अगर किसी चीज को घुमाया जाए तो वो रुकेगी क्यों? भाई साहब, मान लिया कि स्पेस में हवा नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन तो है। ये जो घर्षण होगा इसको क्या ग्रीस लगा के कम करोगे? और कितना ही कम कर लेंगे हम? इतने बड़े स्ट्रक्चर को घुमाने के लिए ऊर्जा खर्च करनी ही पड़ेगी। इतनी ऊर्जा स्पेस में बनाए कैसे? अगर न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा लें तो वो कौन सा हमेशा चलेगा? उसके बाद क्या होगा? और ये इकलौती समस्या नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक कुछ बेसिक नियम भी यहाँ पर हमारे खिलाफ खड़े हैं। सुनिए ध्यान से। नासा के वैज्ञानिकों ने स्पेस में फिजेट स्पिनर को घुमाया और उन्होंने ये पाया कि
ये अपनी धुरी के चारों तरफ नहीं घूम रहा, बल्कि ये पूरा सिस्टम घूम रहा है। यानी अगर हमें